स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। प्रॉब्लम सेट 5 स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 14 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसमें आप एक सेंट्रॉइड ले लो। सेंट्रॉइड तो मतलब आप जानते ही हैं, सेंटर पॉइंट। ये सेंट्रॉइड, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या सीखा है हमने? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ पॉइंट DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। यहाँ पर जो पॉइंट्स हमको गिवन है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस ना देकर इन्होंने मिड पॉइंट दे दिया है। तो मिड पॉइंट अपन ऐसा ले लें, इसको D, यहाँ एक मिड पॉइंट E और ये हो गया मिड पॉइंट F। तो D का कोऑर्डिनेट हो गया -7 6, E का कोऑर्डिनेट हो गया 8 एंड 5 और F का कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड -2। और हमें इस G का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो G के कोऑर्डिनेट के लिए जैसा कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि x1 प्लस x2 प्लस x3, और वो x1 x2 x3 क्या होते हैं? वो इन वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसका मतलब कि हम ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सेंट्रॉइड फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमें वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं, इसको x1 y1 ले लो, B इज x2 y2 और C ले लिया हमने x3 y3। अब इस सब चीजों को हम लिखेंगे। लेट A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of triangle ABC। ये हमने ले लिया। DEF तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ क्या लगा दे, यहाँ पे और हम लिख देते हैं DEF आर मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ BC। E किसका है? AC एंड AB। AB किसका? AB का मिड पॉइंट है F रिस्पेक्टिवली। ये हमने सब कुछ मेंशन कर दिया। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा? अभी जैसे ये D है, मिड पॉइंट है, तो -7 इज इक्वल टू क्या होगा? x2 प्लस x3। यहाँ पे माय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि एक साथ ही मेंशन ना करके एक एक करके लिखें। एक एक करके मतलब कैसा? हम ये लिख सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या लिख दें हम यहाँ पे? सिंस D is midpoint of BC। फिर यहां लिख दें by, therefore by midpoint formula। ये लिखना काफी आसान होगा। तो हमने क्या लिखा? D is midpoint of BC। Now we are using midpoint formula। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम ये क्या लिख सकते हैं? -7, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, जहां पे x1 और ये x2 इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे और x जो है वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या लिख दें? x2 प्लस x3 बाई 2। ये हो गया, इसका x का कोऑर्डिनेट लिख दिया और बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से -14 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ऐसे ही हम लिख देंगे 6 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2। एक बार x के कोऑर्डिनेट लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, एक बार y के कोऑर्डिनेट लेते हैं डिवाइडेड बाई 2। ये हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको दे दो इक्वेशन 2। ऐसे ही हम लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E is midpoint of AC। तो again by midpoint formula, therefore 8 is equal to x1 plus x3
बाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, इक्वेशन 3। और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बाई 2, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4। अभी f को भी ऐसे ही लिखेंगे, f इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर इसके आगे इसके आगे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे इक्वेशंस लिखे हुए हैं 5 तक। एक और बनेगा इसका y, अरे वो तो उसका y क्या था, कौन सा पॉइंट था वहां पे, मिड पॉइंट f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो f था हमारे पास -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो -4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे x वाले नंबर हैं उनको एक साथ प्लस कर दो। x वाला नंबर मतलब जैसे ये 1, ये 3 और ये 5, इसको एक साथ प्लस करो। और देन जो बच गया y वाला 2, 4 एंड 6, इसको एक साथ प्लस करो। तो क्या लिखेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड करने से क्या मालूम पड़ रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो -14, देन +16 और +4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, x1 प्लस x3 और x1 प्लस x2। ये मिल गया हमको, x2 भी सब दो है, इनको प्लस करो। 16 प्लस 4 इज 20, या फिर 14 में से 4 माइनस किया तो -10 और 6, तो कितना आ गया, 6 बचेगा। और यहाँ क्या आ गया, 2x1, 2x2, 2x3, सब दो है। देखो x1 2 है, x2 2 है और x3 2 है, तो ये सब प्लस होगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, x1, x2, x3 बच गया। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, तो x1, x2, x3, 2 3 जा 6, क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ये मिल गया एक हमें, इसको नाम दे सकते हैं हम 7। उसके बाद हम y प्लस कर रहे थे, तो यहां लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6। अभी 2 क्या है, 12, 4 में क्या है, 10 और 6 में है -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 में है y2 प्लस y3, 4 में है y1 प्लस y3 और 6 में है y1 प्लस y2। अब इसको भी ऐसे ही एक इक्वेशन हम बनाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 12 माइनस 4 इज 8 और 8 प्लस 10 इज 18 इज इक्वल टू, यहाँ भी मिल जाएगा 2y1, 2y2 एंड 2y3, और वहां से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 18 इज इक्वल टू 2y1, y2, y3, 18 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो y1, y2, y3 और ये आ गया आपका 9, y1 प्लस y2 प्लस y3। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 8। हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, तो यहां हम लिख देंगे लेट सेंट्रॉइड क्या था हमारा, g और g के कोऑर्डिनेट क्या थे, xy इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो x फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला
जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें जी को मैंने सेंट्रॉइड लिया था, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो ये फिर यहाँ पे मेंशन किया हमने। और अब हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये x1 x2 और x3 के प्लेस पे किसका वैल्यू पुट कर दे, ये 3 का। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। और ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, सॉरी यहाँ पे 3 है तो 3 ये 1 आ गया, बाय 3। तो y1 प्लस y2 y3 इज 9/3, तो यहाँ आ गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेंट्रॉइड है जी सेंट्रॉइड था, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 and 3। क्लियर हो गया। ये कितने बार क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि जो इक्वेशन बने थे, जो हमारे काफी सारे इक्वेशन बने थे 1 2 3 4 5 6, तो उसको सॉल्व करके हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सबकी वैल्यू फाइंड करना है, देन उसको प्लस करना है। अगर हम सीधा सीधा सोचें तो हम वैसा ही सोचेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करना है। और क्या किया हमने कि तीनों का वैल्यू अलग अलग ना निकाल के तीनों को प्लस कर दिया, ताकि x1 x2 और x3 प्लस में हमें आंसर मिल जाए और वो हम सीधे यहाँ पे पुट कर दें। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। अभी नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। शो दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये मैं जानती हूँ, बहुत इजीली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी ट्रिक नहीं है इसमें, स्क्वायर है ये प्रूव करना है। लेकिन ये जो मेरा चैनल है ये आपके लिए एक टॉकिंग नोटबुक की तरह है। जैसा आप अपना नोटबुक बनाते हैं जिसमें आप सारे क्वेश्चंस लिखते हैं, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन लिखते हैं, वैसे ही मेरी ये कोशिश है कि ये चैनल भी आपके लिए आपकी नोटबुक की तरह हो, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शो दैट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, तो सॉरी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का वर्टाइसेस है, मतलब स्क्वायर के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल साइड इक्वल हो। मतलब इसमें भी दो काम हो सकते हैं, या तो आप स्लोप फॉर्मूला लगा दें और ऑल ये जो अपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे स्लोप फॉर्मूला लगाने से। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है बोल सकते हैं हम। लेकिन स्क्वायर से डायरेक्ट हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि लेंथ ऑफ ऑल साइड शुड बी इक्वल। तो इसलिए हम यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला अवॉइड करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ये देखेंगे कि जितने भी साइड हैं सबका डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक रफ डायग्राम हम बनाएंगे। ए बी सी डी। अभी ए क्या हो गया, 4 - 1, बी 6 0, सी 7 - 2 और डी हो गया आपका 5 - 3। देखो कितने बार बच्चों मतलब आलस आता है कि डायग्राम क्यों बनाना है। अभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि डायग्राम बनाना बहुत बड़ा काम है, और जहां तक हम कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड करते हैं कि डायग्राम बनाए ना, लेकिन ये आदत छोड़ दीजिए। डायग्राम बनाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत जरूरी भी होता है। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हम जब डिस्टेंस लिखें साइड का तो वो हम प्रॉपर लिख पाए, डी सी ए बी सी डी ए, ऐसा हम प्रॉपर लिख पाए। और दूसरा रीजन ये भी है कि डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे की क्लास में आपको बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो ये सब वर्टाइसेस है और हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी से स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और क्या लिखते हैं, लेट x1 इज 4, x2 इज 6, y1 इज -1 एंड y2 इज 0। ये हमने लिख दिया।
और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। तो आंसर कितना आ गया? 6 माइनस 4 इज 2, 2 2 जा 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है, प्लस 1 यानी ये आ गया आपका √5। √5 क्या आ गया? √5 आ गया डिस्टेंस ऑफ AB। नाउ डिस्टेंस ऑफ BC, तो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहां पर हम क्या करेंगे? लेट x1 इज इक्वल टू 7, x2 is 6, y1 is -2 and y2 is 0। ये हमने ले लिया और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x2 इस पे क्या किया मैंने? इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लिया। किसी को भी आप कुछ भी ले सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 7 माइनस 6 x1 x2, 7 माइनस x2 माइनस x1 था, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 7 इज -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 0 प्लस 2 इज 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और आंसर आ जाएगा √5। √5 क्या आ गया? डिस्टेंस ऑफ BC। तो इसका भी √5 आ गया। अब 2 बचे हुए हैं, उनका भी देखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ, यहां पे लिख देती हूं सिमिलरली। सिमिलरली लिख के क्या फायदा ये है कि वापस हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वापस हम x1 x2 ये नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ DA इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या आएगा? 5 माइनस 4 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। -3 प्लस 1 इज -2 और -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस में ही आएगा 4। तो इसका आंसर भी आ गया √5। अच्छा, इनको इक्वेशंस नाम दे दें हम, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ AB, इसको 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 2, और ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ DA, इसको दे देते हैं 3। नाउ डिस्टेंस ऑफ BC, इसमें भी डायरेक्ट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी 5 माइनस 7, ये क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 7 इज 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पर -3 प्लस 1 इज -1, उसका स्क्वायर 1, तो ये आ गया √5। और ये किसका आ गया? डिस्टेंस ऑफ BC, इसको दे दो 4। अब इन इक्वेशन 1 2 3 4 देख के हमें क्या पता चला कि ऑल साइड्स आर, डिस्टेंस ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। हम यहाँ क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 2 3 4 हमने क्या देखा? डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD is equal to distance of DA. Therefore what? Therefore ये जो दिया हुआ है ABCD are vertices of square। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इस चीज को जो आपको यहाँ लिखना है। Therefore ABCD are vertices of square। आसान था, आता था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ circumcenter and radius of circumcircle of triangle ABC if A, B and C are given। circumcenter फाइंड करना है और रेडियस ऑफ circumcircle फाइंड करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया हुआ है
उसमें मैंने आपको बताया था कि सरकम सेंटर क्या होता है। देखो सरकम सेंटर से पहले ये समझते हैं कि सरकम सर्कल क्या होता है। आपने 9th में सरकम सर्कल और इन सर्कल ये दोनों ही ड्रॉ करना सीखा है। सरकम सर्कल जो बाहर बनता है और इन सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बनता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक सर्कल है और उस सर्कल में ये ट्रायंगल है। वैसे तो पहले ट्रायंगल बनता है। हम सरकम सर्कल कैसे बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। ये डायग्राम कुछ ट्रायंगल सर्कल जैसा नहीं लग रहा, ये बन गया। तो जब हम सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, ये इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस ले लो और इसको सेंटर लेके ये सर्कल बनाओ। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं जी नाम दे दूं, इसको सेंटर लेकर हमने ये सर्कल बनाया है और ये सर्कल का नाम है सरकम सर्कल। तो इसका जो ये पॉइंट होगा वो हो जाएगा सरकम सेंटर। तो यहाँ हमें ये जो सरकम सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है? इस सरकम सर्कल का रेडियस। तो आप देखो कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट ए बी सी लिख दूं तो सरकम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? बीजी हो सकता है, एजी हो सकता है या सीजी हो सकता है। तीनों में से कोई भी इसका रेडियस हो सकता है, मतलब सारे ही रेडियस है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरीके से किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो सरकम सर्कल जो सरकम सेंटर है इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट में ले लेती हूँ एक्स वाई। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट G is circumcenter of triangle ABC। इसका ये सरकम सेंटर हो गया और G के कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं एक्स वाई। ABC ये सब हमको दिया हुआ है। G का कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? BG डिस्टेंस ऑफ BG इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ GC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ GA। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये सेंटर है, रेडियस है। किसका रेडियस है? ये सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ हम रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का रेडियस होने की वजह से ये इक्वल हो गया। अभी इसको देख के आप समझ ही गए कि डिस्टेंस ऑफ बीजी, डिस्टेंस ऑफ एजी और डिस्टेंस ऑफ जीसी अगर इक्वल है, मतलब यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है यहीं से हम शुरू करेंगे। हम पहले क्या लिख लें? डिस्टेंस ऑफ बीजी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जीसी का स्क्वायर। हो सकता है ऐसा, अगर बीजी और जीसी इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट है, स्क्वायर लगाने से वो रूट हट जाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। तो बीजी स्क्वायर इज इक्वल टू जीसी स्क्वायर और यहाँ पर अब हम सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। बीजी, अच्छा इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये 7 1, इसका 3 5 और सी का क्या था? 2 0। तो बीजी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैंने जब स्क्वायर लिख दिया है तो रूट की जरूरत नहीं है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x2 y2 ले लिया, इसको x1 y1 ले लिया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीसी में क्या होगा? अगेन वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट y स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि y माइनस 0 का होल स्क्वायर भी आप करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा और मेरे पास जगह की कमी थी तो सीधे y स्क्वायर लिख दिया। इसको a माइनस बी के फॉर्मूला से एक्सपांड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस बी स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखो आप
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब क्या हो सकता है, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये इक्वल के अदर साइड है। नेक्स्ट हम क्या कर दें, सबको उठा के यहाँ ले आए एक्स वालों को, तो 6x माइनस 10y, यहाँ से ये 4 इधर आ गया तो प्लस 4x इज इक्वल टू 25 प्लस 9 कितना होगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 इधर आ गया माइनस 34 बन गया और ये प्लस 4 है। अब यहाँ से क्या मिला हमें, 6 माइनस 4 इज माइनस 2x माइनस 10y और यहाँ मिल गया हमें माइनस 30। माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को माइनस 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाए, और माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, ये सारे नंबर्स माइनस 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए इसको हम माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बाय माइनस 2, तो यहाँ आ गया आपका x प्लस 2 5 10 y इज इक्वल टू 15, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मिल गया। अभी इक्वेशन 2 कैसे मिलेगा, हमने अभी क्या किया, डिस्टेंस ऑफ BG और GC निकाला। अभी हम डिस्टेंस ऑफ AG और GC निकालेंगे। देखो किसी का भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब हम BG और AG भी ले सकते हैं, बट मैं बार बार GC इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, तो थोड़ा कम एक्सपांड करना पड़ता है। जैसे वहां पे देखो डायरेक्ट हमने वाई स्क्वायर लिख दिया, अगर वहां कोई नंबर होता तो फिर उसमें भी हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के उसको एक्सपांड करते थे, तो थोड़ा काम हमारा आसान हो गया, इसलिए हम AG और GC ले रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AG स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ GC स्क्वायर, और अब इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे वहां किया था। डिस्टेंस ऑफ AG और GC, तो AG क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर से सेम मिस्टेक किया मैंने, रूट की जरूरत नहीं है, स्क्वायर लगा दिया तो, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये ठीक है। अब इसको एक्सपांड करो तो x स्क्वायर 7 टू द 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से सबको एक्सपांड कर दिया, कैंसिल कर दो, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच गया आपका माइनस 14x और माइनस 2y, यहाँ से आ जाएगा ये 4x इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज 50, जो अदर साइड जाके माइनस 50 प्लस 4 हो गया। इससे भी अभी इसको और हम रिड्यूस करेंगे और नया एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, माइनस 14 और प्लस 4x, तो कितना हो गया माइनस 10x और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 46। इसको भी माइनस 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हो रहा है ये माइनस 2 से डिवाइड, तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय माइनस 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5x प्लस y, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू ले आएंगे, जो कि हमारा सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है। तो x प्लस 5y आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है, और यहाँ 5x प्लस y इज इक्वल टू 23 है। तो जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ आप अगर x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर 1 है, मतलब इक्वेशन 1 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों का साइन एक है, अगर दोनों का साइन अलग होता तो हम प्लस करते, बट दोनों का साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड, और हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 पहले लिख देती हूँ, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, और इक्वेशन 1 में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 75, 15 5 जा। अब इसमें माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 5x कैंसिल, 25 माइनस y इज 24y, और यहाँ कितना आएगा, 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 52/24। किससे कैंसिल होगा ये, 4 से काटो, 4 6 जा, और ये 4 1 जा, 4 3 जा, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 13/6। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहां लिख देती हूँ, क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग y, वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x प्लस 5y, 5y है मतलब 5 इंटू 13/6 इज इक्वल टू 15। अब x इज इक्वल टू क्या कर दो, यहाँ पर 15 रहने दो, माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 5 जा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 1 6, 65/6। इसको उठा के इधर ले गए माइनस साइन के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 7 8 9, माइनस 65/6, 10 माइनस 5 इज 5, और ये कितना हो गया, ये हो गया 8, 8 माइनस 6 इज 2, तो 25/6 आ गया हमारा x का वैल्यू। तो जो हमारा सरकम सेंटर था उसके जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 25/6 और 13/6। ये तो हमें सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब हमें सरकम सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। तो रेडियस तो आप जानते ही हैं क्या था, ये बीजी भी रेडियस हो सकता है, जीसी भी रेडियस हो सकता है, कुछ भी रेडियस हो सकता है, क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया था ये ऐसा कुछ था, ये जी हमारा सेंटर था और ये ऐसा कुछ हमने सर्कल बनाया था, ये ए बी और ये सी। तो रेडियस इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो हम तीनों में से किसी का भी एक डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू बीजी। बीजी का डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस ऑफ बीजी, तो बीजी क्या है, बीजी ले लो या जीसी ले लेते हैं, जीसी क्योंकि सी छोटा हुआ है। सी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, सी का कोऑर्डिनेट था 2 और 0, और ये तो एक्स वाई मिल गया है हमें, x मिल गया है 25/6 और y मिल गया है 13/6। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। जीसी में हमने लगा दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे मैं सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रेडियस, आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको क्या है क्वेश्चन, यहाँ लिख देती हूँ 25/6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ है प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, और ये सब रूट के अंदर है। रूट के अंदर क्यों है, क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। रेडियस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और डिस्टेंस के फॉर्मूला में रूट में ही रहता है, इसलिए वो रूट के अंदर है। और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था तो हमने दो डिस्टेंस को कंपेयर किया था, इसलिए हमने उसका स्क्वायर करके रूट हटा दिया। यहाँ पे ये रूट नहीं हट सकता है, फिर इसको साथ कोई कंपेयर करने के लिए नहीं है। अब यहाँ हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 25/6 माइनस, अच्छा सॉरी, अपन ऐसा कर सकते हैं 6 2 12, और इसको रहने दो होल स्क्वायर, और इसको भी अभी होल स्क्वायर में ही रहने दो। मल्टीप्लाई करके बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम 25 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 और 13/6,
और यहाँ भी शायद हमारे पास 13/6 है, जो मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया है, 13/6 है। तो 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक काम ये हो सकता है कि आप 13 का स्क्वायर फाइंड करें, फिर 6 का स्क्वायर करें, अगेन 13 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, जो बहुत लंबा आंसर आएगा। तो ऐसा मत करो। इसको करने का ये तरीका भी है कि यहाँ पे 2 13 है और 2 13 है, तो एक 13/6 हम ले लेते हैं कॉमन। दोनों में से एक एक 13/6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचा, एक 13/6 और यहाँ पर भी बचा एक 13/6। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 13/6 तो हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे ये 6 13 प्लस 13, इसका स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर क्यों हट जाएगा, क्योंकि दोनों में से 13/6 जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक एक ही बचेगा, फिर स्क्वायर की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये है 13/6 और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 13 13 26 और 26 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो वो हो जाएगा 13 × 2 और नीचे आ गया 6। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये रूट के अंदर है सारे क्वेश्चन। हम कुछ भी लाएंगे तो बाद में उसका रूट निकालना पड़ेगा। कोई भी नंबर ये रूट के साइन से बाहर कब आता है, अगर वो 2 हो, तो इसलिए जब फैक्टराइज करना ही है, रूट फाइंड करने के लिए तो फैक्टराइज करते हैं, तो जब फैक्टराइज करना ही है तो क्यों मल्टीप्लाई करके अपना क्वेश्चन नंबर बढ़ाएं। तो इसलिए क्या किया, 13 और 13 को प्लस किया, 26 आया, 26 को फैक्टराइज किया तो 13 × 2 हो गया। तो यहाँ मैंने 26 के बदले 13 × 2 लिख दिया। ये तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ही। अब आप देखो कि 13 का हमारे पास पेयर बन गया है और 6 का पेयर बन गया है, तो ये दोनों आ जाएंगे बाहर और ये √2 बेचारा अकेला है तो वो अंदर रूट में रह जाएगा। और ये क्या निकल गया, हमारा रेडियस आ गया। रेडियस किसका, सर्कम सर्कल का। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।